जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके ग्रुप डी के 68 यानी 68 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 19 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक कल वाली क्लास के अंदर वो थोड़ा सा डाउट बेस्ड क्वेश्चन है अभी, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अपन। कल वाली क्लास का ये 27 नंबर क्वेश्चन है अभी, जो कि दोबारा से सॉल्यूशन करते हैं। इसका थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन करना चाहिए था अपने को, ठीक है। अपन क्या है पीछे तक इसको सॉल्यूशन करके छोड़ दिया वहीं तक। अब देखो भी यहां से इसने बोला भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच में 0.3 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उपकरण का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो यहां से उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ओम के नियम से ज्ञात कर लो भी। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और आर बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपॉन में आई हो जाएगा। V अपॉन में आई हो जाएगा। V कितना आपके पास में 0.3 मिली वोल्ट है अभी, और यहां पे आपके पास में आई कितना है, तो आई है आपके पास में 15 मिली वोल्ट, 15 मिली एम्पियर। तो मिली से मिली कैंसिल हो गया अभी, मिली से मिली कैंसिल हो गया, और यहां से आपके पास में ये बन जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा अभी, 1/1.5 सॉरी 3/1.5 होगा अभी, 3/1.5 होगा। 3 कम 3, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1/50 हो जाएगा अभी, 1/50 हो जाएगा। अब 1/50 को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं भी। अब यहां से आपके पास में 1/50 है, अब एक के अंदर है वो आपको 50 का भाग देना, पॉइंट लगाओगे 0 लग गया, उसके बाद में टूटे बाकी शून्य लगेगी, और उसके बाद में 100 हो गया, और ये हो जाए 50 2 100, तो आपके पास में 0.02 आ गया अभी, 0.02 आ गया, 0.02 ओम आ गया। अब ये तो आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो थोड़ा सा इसको मिली के अंदर दे रखा है इसने। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अब यहां से अपन दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, नीचे है वो 100 लग जाएगा। अब नीचे मिली बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक 0 और चाहिए मेरे को, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या है 0 लगा देता हूं भी। अब इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भी, ऊपर 0 लगा दिया अपने, नीचे भी 0 लगा दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाना है, बचेगा आपके पास में क्या 2/100 ही बचेगा। लेकिन अपना काम निकल जाएगा, यहां पे अपना काम ये निकलेगा भी, ऊपर 0 लगा दिया मैंने और नीचे भी 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नीचे वाला है ये क्या है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है, और ऊपर क्या आपके पास में 20 है। अब ये 10 की पावर 3 है, प्लस की है, ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, मिली, मिली का अर्थ होता है 10 की पावर -3। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 20, और ये बन गया मिली, और उसके बाद में यहां पे लग जाएगा ओम। प्रतिरोध निकाला है हमने, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो 20 मिली ओम आएगा भी, 20 मिली ओम आएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। हमने इतना ही किया था भी, जल्दबाजी के अंदर है वो इतना ही करे, 0.02 ओम, बस इतना ही किया, और हमने क्या है इसके ऑप्शन को क्या है थोड़ा सा गलत कर दिया था भी, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, जल्दबाजी में तो करना ही आपको, सब कुछ जल्दबाजी में करना है भी, लेकिन ध्यान रख के करना है भी जल्दबाजी के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आज वाली क्लास के अंदर।
अब यहां से देखो भी पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, मान लीजिए कि दो प्रतिरोध परिपथ ए और बी जिनमें प्रत्येक 6 प्रतिरोध है, प्रत्येक के अंदर क्या है 6 प्रतिरोध। अभी जो परिपथ ए है उसके अंदर भी 6 प्रतिरोध है और परिपथ बी है उसके अंदर भी 6 प्रतिरोध लगे हुए हैं और उनमें से प्रत्येक परिपथ का प्रतिरोध आर ए और आर बी है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक परिपथ का निवल प्रतिरोध न्यूनतम है। अब निवल प्रतिरोध न्यूनतम है तो इसका मतलब क्या है, न्यूनतम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कहां पे आता है, नेट रेसिस्टेंस आपको दे दिया भी न्यूनतम है, तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो न्यूनतम कब होता है, तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम समांतर क्रम में होता है भी, और श्रेणी क्रम के अंदर है वो तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है भी, ये ध्यान रखना। और अब नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 20 वोल्टेज की एक बैटरी को अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ ए और परिपथ बी द्वारा कर्षित धाराएं क्रमशः 6 एंपियर और 8 एंपियर है, तो आर ए और आर बी के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। पहले अपन इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। परिपथ ए का तुल्य प्रतिरोध कितना है टोटल और परिपथ बी का टोटल प्रतिरोध कितना है वो निकाल लेते हैं। तो यहां पे आपको पता है वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर आपके पास में V अपॉन में I, V अपॉन में I, V कितना है तो यहां पे देखो 20 वोल्टेज है, 20 वोल्टेज की बैटरी है तो V आपके पास में 20 वोल्टेज है, और यहां पे I कितनी है तो परिपथ ए के अंदर I 6 एंपियर है तो यहां पे 6 आ गया। तो इसको थोड़ा सा काटापीटी कर लो तो ये हो जाएगा 10/3 ओम, यानी ये परिपथ ए का तुल्य प्रतिरोध आ गया, परिपथ ए का तुल्य प्रतिरोध आ गया। और परिपथ बी है उसका तुल्य प्रतिरोध देख लो कितना आएगा, तो यहां पे V का मान 20 है ही, और आपके पास में अब की बार B के अंदर धारा कितने 8 एंपियर है तो ये हो जाएगा 8, तो यहां से आपके पास में हो जाएगा 2 ये हो जाएगा आपके पास में 5, यानी 5/2 हो जाएगा भाई, 5/2 ओम हो जाएगा भाई। ये इतनी चीजें समझे कि आप भी, ये आपके पास में B का तुल्य प्रतिरोध आ गया और ये आपके पास में A का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब देखो भी, अब आपको ज्ञात करना है आर ए और आर बी। आर ए का मतलब हो गया भी जो आपके पास में भी ए परिपथ है इसके अंदर 6 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसने बोला भी इसके अंदर 6 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसका कितने ओम का है, प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का है ये आपको बताना है। तो यहां से आपके पास में न्यूनतम नेट रेसिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में अपन तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो यहां पे प्रतिरोध है वो आपके पास में ये हो जाएगा 1/R, इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर यहां पे हो जाएगा भी ऊपर प्रतिरोध की संख्या आएगी, यहां पे प्रतिरोध की संख्या टोटल प्रतिरोध कितने हैं वो आ जाएंगे, तो टोटल प्रतिरोध आपके पास में कितने हैं 6 है तो 6 रख दो, और प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है वो नीचे आएगा, तो वो तो अपने को ज्ञात करना है, तो वो यहां पे n लगा दो, n यानी अपने को ज्ञात करना है। तो अब इसमें मान रख दो भी R कितना है आपके पास में प्रतिरोध, जो आपका ए परिपथ है इसका प्रतिरोध कितना है 10/3 है, तो R का मान 10/3 है, तो यहां पे लग जाएगा आपके पास में 1/10/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 है वो ऊपर यहां पे आ जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 6/n। अब इसका क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3n बराबर क्या हो जाएगा 60, तो n बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 20, यानी आपके पास में प्रत्येक जो प्रतिरोध है ना वो कितने ओम का है, तो वो आपके पास में 20 ओम का है, प्रत्येक प्रतिरोध 20 ओम का लगाया गया है, और प्रत्येक प्रतिरोध 20 ओम का, यानी इस प्रकार 6 प्रतिरोध लगा दिए, और उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो उसका तुल्य प्रतिरोध है वो 3/10 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का निकाल लो, दूसरे का निकालोगे तो यहां पे जो B है, B परिपथ है उसका निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/R बराबर में 6/n, यानी 6 क्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या है, टोटल प्रतिरोध 6 लगे हुए हैं B परिपथ के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/R कितना आपके पास में B परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5/2 है, 5 और अपॉन में 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 बराबर में 6/n आपको ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध है वो कितने ओम का होगा, तो वज्र गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 2n बराबर में हो जाएगा 30, तो n का मान यहां पे कितना आ जाएगा, n का मान यहां पे आ जाएगा 15 ओम। तो जो B परिपथ है इसके अंदर तो प्रत्येक प्रतिरोध है वो 15 ओम का होगा, ठीक है 15 ओम का होगा, और जो A परिपथ है उसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध है वो 20 ओम का होगा,
तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर ए का तो मान 20 ओम आ जाएगा और आर बी का मान है वो 15 ओम आ जाएगा। आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर दूरी वाले 30 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 30 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दे रखी है और उसके सामने अवतल लेंस के सामने है वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखा गया है। तो याद रखना, अवतल लेंस आपके सामने और अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस हमेशा दो ही कंडीशन बनाता है और दोनों ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है भी, ठीक है। तो यहां से आपके पास में लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/u आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहां से आपको 1/v यहां पे आपको v ज्ञात करना पड़ेगा। f दे रखा है आपको, u भी दे रखा है, v ज्ञात करना पड़ेगा। v ज्ञात करोगे तो इस u को दूसरी साइड में भेज दो, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा भी। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस में 1/u हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास में 1/v बराबर f का मान कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा 1/30। 1/30 माइनस में आएगा क्योंकि जो अवतल लेंस है और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है भी, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे भी माइनस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर होता है। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखते हैं तो वो अपन क्या है उसके सामने रखते हैं और सामने की जो दिशा होती है वो बाईं ओर होती है और बाईं ओर सारी की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में, तो 45 माइनस का आएगा तो 1/45 आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भी, तो ये 45 90 इसका एलसीएम आ जाएगा भाई, 90 एलसीएम ले लो, तो 30 या 90 यानी माइनस का 3 और 45 2 90 माइनस का 2, ये किसका मान है, तो ये 1/v का मान है भी। तो v का मान कितना आ जाएगा, तो 90/5, 90/5 वो भी माइनस का 5 से कम 5 और 18 5 90, तो यहां पे माइनस का 18 आ गया भी। v का मान कितना आया, माइनस का 18 आ गया। अब इसके अंदर है वो आपको पता है भी, मैग्निफिकेशन यानी m बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन में h बराबर होता है v अपॉन में u, v अपॉन में u। अब इससे ज्ञात कर लो, इससे ज्ञात करोगे तो यहां पे h डैश क्या होता है, h डैश होता है प्रतिबिंब की हाइट या फिर ऊंचाई, और एक प्रकार से हाइट प्रतिबिंब की हाइट और h आपके पास में होता है वस्तु की हाइट, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है बिंब की दूरी। तो h डैश आपको ज्ञात करना चाहिए, हो जाएगा आपके पास में vh अपॉन में u। अब v का मान कितना भी आपके पास में माइनस का 18 अभी आपने निकाला है, इंटू h का मान आपके पास में कितना है, ये देखो 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो इंटू 4 हो गया, अपॉन में u का मान कितना है 45 है और वो अपन लेंगे माइनस के अंदर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये आपके पास में 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 2 18 और 4 2 8, 8/5 आ गया। और इसको कट करेंगे तो ये 5 से कम 5 बच गया, कितना 3 30 5 का 30, तो ये आ जाएगा 1.6, क्या आ जाएगा भाई 1.6 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन के दौरान एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस से उत्पन्न होगी। अब गैस पूछा है इसने, कौन सी गैस उत्पन्न होगी। अब एक होता है एनोड, एनोड क्या होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो होता है एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका होता है कैथोड, ठीक है। अब यहां पे जो विलयन के अंदर अगर पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव पे चला जाएगा, जो नेगेटिव पे है, जो नेगेटिव है जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। जलीय विलयन है तो इसका मतलब जल है, उसके अंदर जल है तो हाइड्रोजन है, तो यहां से आपके पास में क्या होगा भी, जो हाइड्रोजन है वो क्या है पॉजिटिव होती है भी, और क्लोरीन है वो नेगेटिव होती है, तो क्लोरीन चली जाएगी कहां पे, एनोड के ऊपर भी। इसके ऊपर क्या है, एक प्रकार से अगर समान चिन्ह होंगे भी, माइनस माइनस होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा भी, ठीक है। तो ये माइनस है तो वो पॉजिटिव पे चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा भी, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होती है भी, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है तो ऑक्सीजन एनोड के ऊपर जाएगी भी, तो इसने यहां पे दे रखा भी ऑक्सीजन कैथोड के ऊपर जाएगी, तो ये बात गलत है भी। और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जाएगी तो कैथोड के ऊपर है वो हाइड्रोजन जाएगी, इसने ये लिख रखा है भी एनोड पर ऑक्सीजन जाएगी,
एनोड के ऊपर है वो ऑक्सीजन जाएगी, और कैथोड के ऊपर है वो इसने लिख रखा है भी ये आपका हाइड्रोजन जाएगी। अब इसके अंदर है वो आपको दे क्या रखा है, यहां पे सोडियम क्लोराइड दे रखा है, यहां पे दे रखा है सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन करवाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जब जलीय अपघटन करवाया जाता है तो उसके अंदर है वो आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ही होगी भी, ठीक है, क्लोरीन गैस। और अगर आपसे भी ये पूछता है भी जल का जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो कौन सी गैस होगी, तो उसके अंदर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाएगी भी, तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाएगी। लेकिन यहां पे NaCl सोडियम क्लोराइड दे रखा है इसने, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो एनोड के ऊपर कौन सी आ जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी, और कैथोड के ऊपर कौन सी आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा भी। लेकिन यहां पे ये बात भी सही है भी, ऑक्सीजन भी एनोड के ऊपर आती है और हाइड्रोजन है ये कैथोड के ऊपर आती है, लेकिन बात यहां पे सोडियम क्लोराइड की चल रही है भी। अगर जल की पूछता तो जल के अंदर है वो आपका ये 2 नंबर ऑप्शन है वो जल के अंदर बिल्कुल सही हो जाता भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी द मोस्ट स्टाइल डिफरेंट बिटवीन ऑफ डीसी एंड एसी जनरेटर। देखो भी, अब आपको बताना है भी डीसी जनरेटर है, एक तो डीसी जनरेटर होता है, एक एसी जनरेटर होता है, इसके अंदर जो पॉपुलर अंतर है वो क्या है। तो डीसी जनरेटर होता है ना, इसके अंदर तो पाई जाती है भी स्थायी चुंबक पाई जाती है, डीसी जनरेटर होता है इसके अंदर स्थायी चुंबक पाई जाती है। और जो एसी जनरेटर होता है ना, एसी, ये इसके अंदर विद्युत चुंबक पाई जाती है भी, इसके अंदर विद्युत चुंबक पाई जाती है, बस इतना ही अंतर होता है इसके अंदर। मोस्ट जो अंतर होता है वो यही होता है, डीसी के अंदर तो स्थायी चुंबक होगी और एसी होगा उसके अंदर विद्युत चुंबक होगी भी, ठीक है। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है भी डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट एंड एसी जनरेटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। केवल पादप के अंदर कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, तो लवक, लवक है ना वो पादपों के अंदर पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं भी, लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक, और दूसरा होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक, तीसरा होता है हरित लवक। अब वर्णी लवक है ना, ये क्या करता है, रंग देता है, रंग प्रदान करता है भी, ये रंग प्रदान करता है। अवर्णी लवक है, ये क्या करता है, ये भोजन का संग्रह करता है भी, ये भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है, स्टोरेज करता है। और हरित लवक है, ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है भी, ये भोजन का निर्माण करता है। और यहां पे ऐसे दो ही कोशिकांग ऐसे हैं जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है भी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर खुद का तो डीएनए है, खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का ही राइबोसोम पाया जाता है भी, ठीक है। और एक लवक होता है भी जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है भी, ठीक है। तो लवक ओनली फॉर केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता। लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है भी। जैसे एक प्रकार से बोले तो कोशिका के अंदर जो कोशिका है, ये मान लो भी ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो पुरानी सेल्स होती हैं, जो डिमेज हुई सेल होती हैं, उनका पाचन करने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है भी, ठीक है। और लाइसोसोम है वो, लाइसोसोम कहां से उत्पन्न होते हैं, तो लाइसोसोम को गोल्जी का ही बनाता है भी, ठीक है। रसदानी वैक्यूल्स होगी, रसदानी है वो रिक्तिका बोलते हैं जो कि वैक्यूल्स होती है, और ये पादपों के अंदर है वो बड़ी होती है, मोटी होती है, और जंतु कोशिका के अंदर छोटी होती है। और इसके अंदर जो वेस्ट पदार्थ होते हैं ना, पादप कोशिका है, पादप कोशिका है वो पादप कोशिका होती है, वो वेस्ट पदार्थ इसके अंदर भरे रखती है भी, ठीक है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप जानते हैं भी, इसको विद्युत ग्रह बोला जाता है, एक प्रकार से बिजली घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। और इसके अंदर है वो क्रेबस चक्र होता है भी, इसके अंदर है वो क्रेबस चक्र की क्रिया होती है, ठीक है। क्रेबस चक्र की क्रिया होती है जो कि हमें क्या है, ऊर्जा मिलती है भी, जिससे ऊर्जा मिलती है। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा भी, लवक यानी प्लास्टिड। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्न में से कौन सा उपकरण परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है। नवोद्भिद यानी नया पादप,
नवोद्भिद का मतलब हो गया भी नया पादप के रूप में कौन विकसित होता है, तो भ्रूण। भ्रूण होता है वो क्या है, नया, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, ये नया पादप बनेगा भी, ये नया पादप बनेगा। बीजावरण होता है ना, बीजावरण क्या होता है, बीजावरण होता है सीड कोट, यानी जो बीज के ऊपर जो आवरण होता है ना, बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो सीड कोट होता है भी, ठीक है, जो कि उसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है बीज को। उसके बाद में बीज पत्र होता है ना, ये बीज पत्र, ये बीज पत्र है वो जब तक बीज अपनी जड़ें विकसित न कर ले, जड़ें विकसित नहीं करता तब तक है वो बीज पत्र उसको क्या करता है भी, पोषण प्रदान करता है बीज को। और ये एक प्रकार से इसके अंदर ही होता है भी, बीज के अंदर ही होता है। तो जब बीज है वो अपना जड़ें विकसित कर लेता है ना, जड़ें विकसित कर लेता है, तो उसके बाद में बीज पत्र है वो नष्ट हो जाता है, यानी पोषण देना बंद कर देता है। और जब तक बीज से अपनी जड़ें विकसित नहीं करता तब तक क्या है, बीज पत्र पोषण प्रदान करेगा भी। इसी प्रकार से भ्रूण पोषण, भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष क्या होता है, तो जब तक पौधा है वो विकासशील की कंडीशन में होता है, विकसित नहीं होता, विकासशील की कंडीशन में है, तब तक भ्रूणपोष है वो उसको पोषण देगा भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। भ्रूण होता है वो क्या है, नवोद्भिद, यानी नया पौधा, नया पादप बनेगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्नाकित, निम्नाकित आकृति में वृक्काणु को दर्शाता है, यानी नेफ्रॉन को दर्शाता है। कौन सा भाग संघनन नलिका को दर्शाता है, संघनन नलिका को कौन सा भाग दर्शाता है, संघनन नलिका को कौन सा भाग दर्शाता है, तो बी जो पार्ट है वो क्या है, वो बी जो आपका पार्ट है ये आपका हो जाएगा बोमेन स्पुट, बोमेन स्पुट, या फिर बोमेन कैप्सूल भी बोल सकते हैं इसको, बोमेन स्पुट, ठीक है, और बोमेन कैप्सूल भी बोल दो इसको। उसके बाद में डी जो आपका पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, हेनले का लूप बोलते हैं, हेनले का लूप, ठीक है, हेनले का लूप बोला जाता है। सी जो आपका पार्ट है इसे क्या बोला जाता है, तो सी पार्ट को अपन बोलेंगे दूरस्थ नलिकाएं, इसे दूरस्थ नलिका बोलेंगे, दूरस्थ नलिका, नलिका। और ए जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे, संग्रहण नलिका बोलेंगे, संग्रहण नलिका। यानी यहां पे क्या होता है, बोमेन स्पुट जो कि केशिका गुच्छ होता है भी, ये बोमेन स्पुट प्याले जैसा जो आकार होता है ना, इसके अंदर 2 प्रकार पाए जाते हैं। जैसे निस्यंद की जो क्रिया होती है ना, निस्यंद की जो क्रिया होती है, यानी छानने की जो क्रिया होती है, वो दो तरीके से होती है। एक तो बोमेन स्पुट होता है और एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होता है वो तो छलनी जैसा होता है, इस प्रकार से गोल गोल होता है, और बोमेन स्पुट होता है वो प्याले जैसा होता है भी, जो प्याले जैसा होता है, और इसके अंदर वो यहां पे केशिका गुच्छ पाई जाती है भी, यहां पे क्या है, केशिका गुच्छ पाया जाता है इसके अंदर। तो ये क्या है, छानने का क्रिया करता है। देन उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको यहां पे स्टोर करके रखा जाता है भी। ये जो आपकी संग्रहण नलिका होती है इसके अंदर क्या है, इसको स्टोर करके रखा जाता है भी। तो इसके अंदर आपको पूछा ये संग्रहण नलिका कहां पे है, तो ए में संग्रहण नलिका हो जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब क्षेत्र ए के अंदर संग्रहण नलिका है, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको बताने भी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन है कोशिका, उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का नाम बताना है आपको, जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो वो विसरण प्रक्रिया, यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण प्रक्रिया, विसरण प्रक्रिया के द्वारा है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। और जल अंदर जाता है, जल बाहर आता है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो वो ओस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, परासरण, वो परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा है वो जल है वो बाहर आ जाएगा कोशिका से, और बाहर से कोशिका के अंदर चला जाएगा। और विसरण प्रक्रिया के द्वारा है वो गैसों का आदान प्रदान होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के अंदर से। कोशिका झिल्ली के अंदर गैसों का आदान प्रदान विसरण माध्यम से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं है, मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है, यानी आवर्धन की। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन होता है भी। आवर्धन का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता भी, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। एक होता है रेडियन का कोई मात्रक नहीं होता। एक होता है स्टे रेडियन,
स्टेरेडियन का भी कोई मात्रक नहीं होता भी। ये कई राशियां हैं, जैसे आवर्धन हो गया, रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, एक हो गया विकृति। विकृति का भी कोई भी मात्रक नहीं होता भी, ठीक है। तो इट हैज नॉट यूनिट, यानी इसके कोई भी मात्रक नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। जैसे मात्रक अपन बात करें भी, जैसे चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं बताऊं भी, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है भी। जिसके अंदर मापा जाता है वो उसका मात्रक होता है भी। तो आवर्धन हो गया, रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, विकृति हो गया, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, मान लीजिए किसी परिपथ में 220 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर कई विद्युत लैंपों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और बल्बों की रेटिंग 20 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा है वो 10 एम्पियर है, तो 220 वोल्टेज लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने वाले लैंपों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। तो लैंपों की संख्या यहां पे बतानी है। तो आपको पता है, पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका डायरेक्ट अपन P निकाल लेते हैं, यानी शक्ति निकाल लेते हैं। टोटल शक्ति कितनी हो जाएगी, टोटल जो अपना तार है वो कितने शक्ति को झेल सकता है, वो अपन शक्ति निकाल लें। P बराबर क्या होता है भी, P बराबर होता है आपके पास में VI, P बराबर होता है VI, और पावर कितनी हो जाएगी, कितनी शक्ति हो जाएगी, तो P बराबर VI, तो ये हो जाएगा I का मान 10 है और V का मान आपके पास में इंटू 220। तो यहां पे आपके पास में शक्ति कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में 2200 वाट शक्ति होगी। टोटल है वो आपके पास में 2200 वाट शक्ति होगी टोटल। अब यहां से इसने दिया है प्रत्येक बल्ब का जो प्रतिरोध है, प्रत्येक बल्ब की जो शक्ति है वो कितनी होगी, 20 वाट होगी। प्रत्येक बल्ब की शक्ति 20 वाट का है। अब ये 20 वाट के कितने बल्ब लगाएं कि यहां पे 2200 वाट है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहां से 2200 वाट के अंदर है वो 2200 वाट के अंदर है वो 20 वाट का अपन भाग दे दें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 110। तो ये कितना आ गया भी, 110 बल्ब लगाना पड़ेगा आपको। 110 बल्ब है वो आपको लगाना पड़ेगा, तभी है वो 2200 वाट हो जाएंगे। तो टोटल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका है भी, ठीक है, ये डायरेक्ट है। बाकी यहाँ पे समांतर क्रम में दे रखा है, तो लगभग है वो एक पेज है वो इसका फिल हो जाएगा भी, एक पेज है वो पूरा भर जाएगा। तो अपने को इतना हेवी पे नहीं जाना है, अपना आंसर निकल के आ जाए, बस इतना करना है अपने को। तो यहां से इस प्रकार से पहले अपन क्या निकालेंगे, टोटल शक्ति निकाल लेंगे भी, तार के द्वारा टोटल शक्ति, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे भी, जितना जो लैंप आपको दे रखा है, जो आपको भी कितने बल्ब जोड़ने हैं उनकी जो कंडीशन दे रखी है, शक्ति दे रखी है, उससे भाग लगा दो, तो टोटल संख्या अपने पास में आ जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को, सिल्वर नाइट्रेट है उसके जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है। अब सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। AgNO3 के अंदर है वो क्या मिला दिया, जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड मिला दिया, यानी NaCl मिला दिया। तो ये क्या करेगा, तो यहां से आपके पास में ये बन जाएगा भी, ये आपकी एक प्रकार से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये बन जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब ये AgCl है ना, ये AgCl आपका क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये सफेद रंग का है, ये सफेद रंग का है, और ये एक अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब होता है जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है भी, ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, सफेद रंग का है ये AgCl है, ये सिल्वर क्लोराइड ये सफेद रंग का है। तो यहां पे एक प्रकार से तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी प्रकार से अपन देखें तो ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसके अंदर अवक्षेप बन रहा है, यानी ये पानी में घुलनशील नहीं है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, तो ये क्या है, अवक्षेप है, और ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई भी। तो यहां पे सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है भी, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है। और जब इस सिल्वर क्लोराइड को जब अपन सूर्य के प्रकाश में खुला रखते हैं, तो ये जो सफेद रंग का है ना, ये क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा इसमें, और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये ग्रे कलर का हो जाएगा भी,
ये कौन से कलर का हो जाएगा, अब ग्रे कलर का हो जाएगा भाई, सूर्य के प्रकाश के अंदर। और यहां पे कौन सी अपक्रिया होगी, तो यहां पे अपघटन अपक्रिया होगी भाई। अपघटन अपक्रिया किसका प्रकार है, तो ये वियोजन अपक्रिया का प्रकार है भाई, ठीक है। तो यहां से आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 15 ओम प्रतिरोध वाले ए और 5 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली बी को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाते हैं, तो इन कुंडलियों में प्रेरित धारा क्या होगी। भी यहां पे आपको ये एक चीज तो पता होगी भी, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा कम होती है, और जिसमें धारा ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि इसमें दुश्मनी का रिलेशन होता है। जैसे देखो V समानुपाती I होता है, V समानुपाती का निशान हटाएंगे, कोई स्थिरांक R आ जाएगा, ओम का नियम है ये, और V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। अब आपको पता है भी I यहाँ पे R यहाँ पे गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। एक बार अपन वोल्टेज को एक प्रकार से यहां पे नगण्य मान ले, वोल्टेज को अपन एक प्रकार से हाइड कर दें यहां से, तो कांस्टेंट माने वोल्टेज को, तो यहां पे आपके पास में I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपके पास में हो जाएगा 1/R, यानी वोल्टेज को हमने कांस्टेंट माना तो I बराबर क्या हो जाएगा 1/R। यानी इसमें दुश्मनी का रिलेशन है, जब धारा बढ़ेगी तो वहां पे प्रतिरोध घटना पड़ेगा, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी भी। इसमें क्या है, दुश्मनी का रिलेशन है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, भी उल्टे हैं। तो यहां पे देखो भी प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी 15 ओम का प्रतिरोध है तो इसके अंदर धारा कम होगी, और यहां पे जो बी कुंडली है ये 5 ओम की है, 5 ओम प्रतिरोध वाली है, तो इसके अंदर धारा ज्यादा होगी। तो यहां पे इन बताना भी इन कुंडलियों में प्रेरित धारा क्या होगी, तो इन कुंडलियों में प्रेरित धारा है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, यानी अलग अलग होगी भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या भी, प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा उसमें धारा कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज्यादा होगी भी। तो यहां पे ए के अंदर है वो धारा है वो कम है, और बी के अंदर है वो धारा है वो ज्यादा है भी। तो इन दोनों में जो धाराएं हैं वो अलग अलग होगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना भी, जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और जब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसका करके दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आता है, तब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर 2 कंडीशन है भी, दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन के अंदर है वो अपन क्या ज्ञात कर लें, इसके अंदर फोकस दूरी ज्ञात कर लें। भी फोकस दूरी तो प्रत्येक कंडीशन में समान ही रहेगी, भी फोकस दूरी है वो आपकी समान ही रहती है, चाहे आपने वस्तु कहीं पे भी रखी हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको उत्तल दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है, दर्पण फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u होता है भी, ठीक है। अब यहां से फोकस दूरी निकालो तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। 21 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर वस्तु को रखा गया है, और उसका प्रतिबिंब है वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है पीछे की ओर। तो v का मान आपके पास में क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और पीछे की ओर बनता है, यानी इसका मतलब क्या है, दाईं ओर बन रहा है, प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है, दाईं ओर सारी की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/7। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो बाईं ओर रखा होता है, बाईं ओर दूरियां वो नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/21। तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया, 21, यानी 21 7 या 21 माइनस में 21 एकम 21। तो यहां से आपके पास में f का जो मान आया वो आया 21/2, 21/2। और 21/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 21/2 को अपन एक प्रकार एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोकस दूरी आपके पास में आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखो भी, दूसरी कंडीशन में वो क्या कहता है, अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसका करके दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आता है, दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पे लेके आता है, तो दर्पण फॉर्मूला तो ये रहा आपके पास में। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v की दूरी ज्ञात करनी है। अभी इस u को दूसरी साइड में भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस में 1/u। चीजें समझे, 1/v आपको ज्ञात करना है बराबर में, और यहां पे आपके पास में f का मान कितना है, 21/2 है, तो ये 21 और बटा 2 आएगा वो चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे ये ऊपर आ गया। और देखो अब दर्पण के सामने ही है भी, जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है वो दर्पण के सामने ही है, और दर्पण के सामने है तो दर्पण के सामने
सारी दूरियां वो नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं। नेगेटिव पहले से लगा हुआ है और नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। और कितनी 1/14। तो यहां पे आपके पास में एलसीएम कितना आ गया 42 आ गया 42। 21 2 42 2 2 4 प्लस में 14 तिया 42। तो यहां पे आपके पास में 1/v का मान आ गया ये। अब आपको चाहिए v का मान, तो v का मान कितना हो जाएगा अभी, तो ये v का मान हो जाएगा 42/7। 42/7, 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, तो v का मान 6 सेंटीमीटर आ गया अभी। तो यहां पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है अभी। अब नेगेटिव कब होता है, जब नेगेटिव आपका जो आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा भी, और आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव के अंदर, दर्पण के सामने की दूरियां हैं वो नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाया हुआ 6 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, इसके मैं हिंदी बता देता हूं भी आपको। इसमें बोला गया है भी अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन जो जलीय विलयन में पाए जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, अभी उससे अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। भी जलीय विलयन के अंदर एक तो होता है धनायन, अभिकारक का धनायन, अभिकारक का धनायन, और दूसरे अभिकारक का क्या होगा, ऋणायन होगा, दूसरे अभिकारक का ऋणायन होगा, और ये मिलकर के एक अवक्षेप बनाते हैं, एक अवक्षेप बनाते हैं। और अवक्षेप वो भी क्या होगा, सॉलिड अवस्था के अंदर होगा भी, सॉलिड अवस्था के अंदर होगा। तो अवक्षेप क्या होता है भी, एक अवक्षेप को अपन ये बोल सकते हैं भी जल के अंदर घुलनशील नहीं होगा भी। ये क्या होगा, एक अघुलनशील आयनिक, अघुलनशील आयन, और वो भी किस अवस्था में होना चाहिए, सॉलिड अवस्था के अंदर होना चाहिए। तो उससे अपन क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं भी, जल में घुलनशील, यानी जब एक अभिकारक का धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर के एक अघुलनशील आयन सॉलिड अवस्था में बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। और जिसके अंदर वो क्या है, जल के अंदर घुलनशील नहीं होता भी। तो अघुलनशील आयन सॉलिड अवस्था के अंदर होना चाहिए भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है, विद द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, यानी जो आपका आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है भी, इसका कारण क्या है भी। जो आसमान है वो नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो नीला दिखाई देने का कारण यह है भी प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना, प्रकाश का फैलना। और प्रकाश कौन सा फैलेगा, जिसका तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो, कम हो। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है भी, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन है वो कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है भी। तो यहां पे देखो भी, दृश्य प्रकाश है आपके पास में VIBGYOR, विविग्योर। तो यहां पे लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा भी, ठीक है। तो इसके अंदर नीले रंग का जो फैलाव है वो ज्यादा है, क्योंकि यहां पे तरंग दैर्ध्य है वो कम है। तो कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है वो ज्यादा होता है भी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ लोअर वेव लेंथ, तो यहां पे जो कम तरंग दैर्ध्य है उसका जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण है वो हमें आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, HIV एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता। यानी जो एड्स होता है वो एक विषाणु जनित रोग है और ये HIV के द्वारा फैलता है भी। तो ये किसके द्वारा नहीं होता, स्तनपान से या फिर हाथ मिलाने से, रक्त आदान से या फिर यौन संपर्क से। तो यहां से आपका हाथ मिलाने से है वो विषाणु का संक्रमण नहीं होगा भी। जो HIV एड्स का जो विषाणु है उनका हाथ मिलाने से संक्रमण नहीं फैलेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं भी। संतृप्त कार्बन यौगिक,
संतृप्त कार्बन यौगिक है वो सामान्यतः होते हैं सह से संतृप्त और सह से सिंगल। तो इसके बीच में सिंगल बंध पाए जाएंगे भी। सिंगल बंध का मतलब हो गया एकल बंध, तो इसके बीच में एकल बंध पाए जाएंगे। और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त होता है। असंतृप्त के अंदर क्या होता है भी, इसके अंदर है वो द्वि या फिर त्रिबंध पाए जाते हैं, द्वि या फिर त्रिबंध पाए जाते हैं। तो संतृप्त यौगिक के बीच में एकल बंध पाए जाते हैं, जैसे एल्केन है, जैसे एल्केन है। एल्केन के सारे सदस्य वो संतृप्त यौगिक के अंतर्गत आते हैं भी। और एल्कीन और एल्काइन के जो सदस्य हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं तो ये असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं भी। असंतृप्त की तुलना में क्या है, कम प्रतिक्रियाशील होते भी, कम एक प्रकार से बोले तो क्रियाशील कम होते भी असंतृप्त की तुलना में, क्योंकि असंतृप्त क्रियाशील ज्यादा होता है भी। इसके बीच में द्वि और त्रिबंध पाए जाते हैं भी, द्वि और त्रिबंध पाए जाते हैं, तो ये क्या है, ज्यादा क्रियाशील होता है भी। और संतृप्त यौगिक है वो क्या है, कम क्रियाशील होता है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी ये जो प्रक्रिया होती है 6CO2 और 12H2O, और ये जो प्रक्रिया होती है ये किसके कारण होती है भी, तो ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है भी। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर होती है, तब जाकर के जो पौधा है वो अपना भोजन बना पाता है भी, और ऑक्सीजन रिलीज करता है और H2O रिलीज करता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये यहां पे जो आता है ना एरो के ऊपर, वो उत्प्रेरक होता है भी, क्रिया करवाने का कारक, उत्प्रेरक। तो यहां पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल कर रहा है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निम्न में से कौन से पदार्थ बनते हैं। तो बेकिंग पाउडर है वो किस किस का मिश्रण होता है भी। बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक अम्ल। अब इसमें टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है भी, बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक अम्ल का ये विलयन होता है एक प्रकार से, और इसके अंदर है वो सोडियम कार्बोनेट भी पाया जाता है भी, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। तो याद रखना, जब इसको गर्म किया जाता है ना, जब बेकिंग पाउडर को जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, आपके पास में CO2 बन जाती है, प्लस में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, और उसके बाद में इसके अंदर है वो टार्टरिक अम्ल भी होता है भी, टार्टरिक अम्ल भी होता है। टार्टरिक अम्ल इसके कड़वे जो स्वाद होता है उससे बचाने के लिए उसमें क्या है, टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है भी, क्योंकि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है भी, और सोडियम कार्बोनेट है वो एक प्रकार से क्षारीय है भी, और सोडियम कार्बोनेट है वो क्षारीय होता है, तो इसीलिए इसमें क्या है, टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है भी। टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है जिसके कारण है वो इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है भी बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडे के अंदर है वो मृदु खाद्य अम्ल मिलाया जाता है भी, जो खाने योग्य जो अम्ल होता है ना उसको मिलाया जाता है, तभी क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है भी। और जब बेकिंग पाउडर को, इसने क्या पूछा है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो कौन से पदार्थ बनते हैं, तो बेकिंग पाउडर को जब गर्म करेंगे ना तो उसके अंदर टार्टरिक अम्ल भी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट भी होता है। तो हम बोलेंगे भी कार्बन मोनोऑक्साइड, और तो सोडियम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा भी, कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है भी, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है ना, तो सोडियम लवण बोल दिया। तो इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है और सोडियम लवण होता है भी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या, ठीक है। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए। तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों होंगे भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, टार्टरिक अम्ल भी होगा और सोडियम लवण भी होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्यों भी? ऐसा क्या कारण है भी आधुनिक आवर्त सारणी में अपन नीचे की ओर जाएंगे तो उसका परमाणु आकार क्यों बढ़ता है? तो कोषों की संख्या, यानी कोषों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो परमाणु आकार बढ़ेगा ना तो उसमें कोषों की संख्या बढ़ जाती है भी। जब अपन नीचे जाते हैं तो कोष कौन बताता है? तो जो आवर्त होते हैं ना, आवर्त होते हैं ये समान कोष बताते हैं भी, समान कोष, यानी एक प्रकार से पहला आवर्त है, इसके अंदर समान कोष है भी। पहले आवर्त के अंदर ये मान लो भी एक कोष है ना, तो प्रत्येक ग्रुप के अंदर एक ही कोष होगा भी, ठीक है, एक ही कक्षा होगी। अगर दूसरा आवर्त है, इसके अंदर दो कोष है, दो कोष है प्रत्येक ग्रुप के अंदर, तो वो दो ही कोष रहेंगे भी सभी के अंदर, ठीक है। तो आवर्त क्या बताते हैं? कोषों की समान संख्या बताते हैं भी। तो जैसे ही अपन नीचे जाएंगे तो यहां पे कोषों की संख्या है वो बढ़ जाएगी भी, कोष की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और कोष की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे परमाणु आकार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा भी। कोष यानी कक्षा है एक प्रकार से, ये मान लो पहले के अंदर एक ही कक्षा है, पहले आवर्त में एक ही कक्षा है, इसके नीचे आएंगे तो दो कोष हो जाएंगे भी, इसके नीचे आएंगे तो दो कक्षाएं हो जाएगी, दो कक्षाएं हो जाएगी तो इसका परमाणु का आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उसके नीचे आएंगे फिर तीन कोष हो जाएंगे, तीन कक्षाएं आ जाएगी, उसके नीचे आएंगे फिर चार कक्षाएं हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से कोषों की संख्या बढ़ने के कारण है वो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो यहां पे एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। और जो ग्रुप होता है, ग्रुप कौन से होते हैं? ये खड़े होते हैं भी, जिस प्रकार से खड़ी लाइनें होती है ना, ये ग्रुप को दर्शाती है। 18 ग्रुप है अपने आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। तो ग्रुप है वो समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है भी। इन बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, वो समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन बताता है? तो समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ग्रुप बताता है। और समान कोषों की संख्या, समान कोषों की संख्या कौन बताता है? आवर्त बताते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। उष्मीय ऊर्जा का मान बताना है तो H बराबर क्या हो जाएगा भी? VI होता है, VIT। और एक होता है H बराबर क्या होता है भी आपके पास? V² RT। और दूसरा होता है H बराबर होता है I² RT। तो यहां पे आपको धारा दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भी। तो ये फॉर्मूला लगा दो तो H बराबर क्या हो जाएगा? I² यानी 5 की स्क्वायर 25 और इंटू R कितना आपके पास में? तो R आपके पास में 10 और इंटू 5 मिनट है। अब मिनट को आप क्या करोगे? सेकंड के अंदर चेंज करोगे भी। तो 5 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे? 300 सेकंड हो जाएंगे, तो 300 सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद में ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 का 3 के साथ 25 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा भी। इंटू यहां पे कितनी है भी? 1000 इंटू 1000। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो 75 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जूल आपका आंसर हो जाएगा भी। तो ये तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो इसको ऑप्शन बना लेते हैं। अब इसको यहां से देखें तो ये आपका ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भी। 2 नंबर ऑप्शन सर कैसे होगा? देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे ना तो यही बन जाएगा अपने वाला। तो 7.5 इंटू 10 की पावर 4 दे रखा है इसने, ठीक है। अब 10 की पावर 4 दे रखा है तो इसका मतलब 4 जीरो है, तो मैं 4 जीरो लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। अब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? जीरो लगेगा और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाना है। तो यहां पे 75 इंटू 10 की पावर 3 ही बचेगा भाई, 75 इंटू 10 की पावर 3 ही बचेगा। तो जितने अंकों के बाद में आप जितने अंकों के बाद में आप दशमलव लगा रहे हो उतने ही आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर यहां पे इसके अंदर है वो ऊपर पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो एक अंक के बाद में अपन यहां पे दशमलव लगा रहे हैं तो आपको एक शून्य ऊपर बढ़ानी पड़ेगी भी। 3 है तो आप 4 कर दो भी, ठीक है। यहां पे अगर 2 अंकों के बाद में अपन शून्य लगाते, 2 अंकों के बाद में अगर दशमलव लगाते तो आपको क्या है? 2 शून्य ऊपर बढ़ानी पड़ती, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था भी। कब दिया था? तो ये 1817 के अंदर दिया था भी। डोबेराइनर ने त्रिक नियम 1817 में दिया था। त्रिक नियम के अंदर क्या बताया था डोबेराइनर ने? डोबेराइनर ने यह बताया था भी पहला तत्व और तीसरा तत्व, पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो औसत है, द्रव्यमान का जो औसत है वो बीच वाला जो दूसरा तत्व होता है उसके समान होता है भी।
यानी पहले तत्वों और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान का औसत, द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों यानी दूसरे तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह डोबे-राइनर ने बताया था। और ट्रिपलेट में क्या दिया था, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर आता है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ट्रिपलेट दिया था किसने, डोबे-राइनर ने 1817 के अंदर। मेंडलीव भाई साहब आए थे 1869 के अंदर। और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था 1865 के अंदर। न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया 1865 के अंदर। न्यूलैंड्स के समय वो 56 तत्व ज्ञात थे भी आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है। और पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था वो थोरियम था भी। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम चला वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया भी। न्यूलैंड्स ने जो अपना ट्रिपलेट दिया था वो दिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये ट्रिपलेट है। तो इसका जो ट्रिपलेट चला था एक प्रकार से भी, इनका जो नियम चला था वो कैल्शियम तक नियम चला था। और इन्होंने अपने संगीत के सुरों के ऊपर है वो अष्टक नियम दिया था भी न्यूलैंड्स ने। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी के अंदर है वो 63 तत्व ज्ञात थे भी। मेंडलीव के समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे। और हेनरी मोजले आए थे। अब इन तीनों ने क्या किया था भी, इन तीनों ने जो तत्वों को सेट किया था वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किया था भी, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इसको सेट किया था भी। लेकिन हेनरी मोजले आए थे 1913 के अंदर। और हेनरी मोजले को माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का पिता है वो मोजले है। और आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस नियम पर आधारित है, तो ये आपके परमाणु क्रमांक के ऊपर है भी, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है, ठीक है। और ये किसने दिया था, तो ये हेनरी मोजले ने 1913 में दिया था परमाणु क्रमांक। और हेनरी मोजले ने समस्थानिकों को स्थान दिया था। समस्थानिकों को स्थान कौन नहीं दे पाया था, तो मेंडलीव है वो समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भी, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। तो मेंडलीव है वो इन समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया और हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया। हाइड्रोजन तो अब भी क्या है, आवारा तत्व है, ठीक है। लेकिन मोजले ने क्या है, समस्थानिकों को स्थान दिया था भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से लगभग आपके 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए भी, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन। और कमेंट आते हैं भी सर आपकी क्लास बहुत लंबी होती है, आप 25 क्वेश्चन करवाते हो, 1 घंटा लेते हो। तो 25 क्वेश्चन मैं इसके अंदर करवा रहा हूं ना, तो वो आपके 100 क्वेश्चनों के बराबर है भी, 100 क्वेश्चनों के बराबर है। आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया ग्रुप डी के अंदर, जो न्यूलैंड्स वाला है, कहां तक चला उसका नियम, कहां तक चला, पहला तत्व कौन सा था, अंतिम तत्व कौन सा था और कितने तत्व थे, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया पता नहीं कितनी बार, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना ये है, इसमें पूछा गया भी अस्थि कोशिकाएं यानी जो बोन सेल है, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती है जो निम्न से बनी होती है। जो अस्थि होती है, अस्थियां होती है, जो हड्डी होती है वो किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है भी। अस्थि सेल है, अस्थि सेल है, ये किसकी बनी होती है, तो ये आपकी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है भी, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अस्थि सेल है ना, अस्थि सेल, ये आपका संयोजी उत्तक अभी, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है अस्थि सेल्स, ठीक है। जो अस्थि कोशिकाएं होती है ये संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है जो कि ठोस अवस्था के अंदर होती है। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है भी, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है, दोनों नाम समान है भी, अस्थि और अस्थि। और एक नाम आता है आपका स्नायु, 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 स से समान और स से स्नायु, यानी इस प्रकार से याद रख सकते हैं भी, दोनों समान नाम आ जाए, स से समान बन जाएगा यानी समान नाम आए तो स्नायु। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ेगा, स्नायु जोड़ेगा। लेकिन अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ेगा, मांसपेशियों से कौन जोड़ेगा, तो बच जाएगा कंडरा। कंडरा है ये क्या करेगा, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो स्नायु जोड़ता है भी। और अस्थि सेल है ये एक क्या है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है भी, ठीक है। और ये अस्थि है वो किससे बनी होती है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है।
तो इस प्रकार से हमारा एक पेपर और कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास कैसी लग रही है ये मुझे जरूर बताएं भी आप कमेंट करके, ठीक है। बढ़िया लग रही है तो दिल से लाइक कर दिया करो भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। लाइक, अगर आप लाइक वाला बटन दबाओगे ना तो पैसे नहीं कटेंगे उसके, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी पहले, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ, तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी भी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी तक इस साइंस की टेस्ट सीरीज के अंदर है वो लगभग 45 पेपर है वो अपन ने इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं। 45 टेस्ट है वो इसके अंदर अपलोड कर रखे हैं, और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वही क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट के अंदर दिए जा रहे हैं। तो सोने पे सुहागा भी, आप पहले यहां पे समझो, देन उसके बाद में आप टेस्ट किया करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो क्या है, इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है भी। और एक हमने क्या है, कंप्लीट ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और प्रत्येक जो टेस्ट होगा वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।